तो हुआ यूं कि एक बहुत बड़े विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इतना कि उन्हें भारत पर राज करने का अपना पूरा तौर तरीका ही बदलना पड़ा। ये कहानी है उसी बदलाव की, एक ऐसे सिस्टम की जिसे कंट्रोल के लिए बनाया गया था। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ये एहसास हो कि उसकी सबसे कीमती चीज उसके हाथ से फिसल रही है। वो क्या कदम उठाएगी? कुछ ऐसा ही सवाल ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आकर खड़ा हो गया था। साल था 1857। भारत में जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो ब्रिटिश राज के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। एक ऐसा झटका जिसने उनकी नींव हिला दी। उन्हें ये साफ हो गया था कि अगर अब कुछ नहीं बदला तो भारत हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि वो चेतावनी क्या थी, अंग्रेजों ने इसका क्या हल निकाला, बड़े बड़े वादे क्यों किए गए और उन वादों के पीछे असली खेल क्या चल रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विद्रोह की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे विद्रोह का ठीकरा फोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर पर। उनका मानना था कि कंपनी की जो नीतियां थी, चाहे वो प्रशासनिक हो या आर्थिक, उन्हीं की वजह से पूरे भारत में इतना ज्यादा गुस्सा और असंतोष फैला। तो इस संकट का फौरन हल क्या निकाला गया? ब्रिटिश सरकार ने कहा बस बहुत हुआ कंपनी का राज, और उन्होंने सीधे सीधे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और ये बदलाव हुआ एक कानून के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। और तो और लंदन में एक नया पावर सेंटर बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब सत्ता का असली केंद्र अब कलकत्ता नहीं, लंदन था। अब देखिए, सिर्फ सत्ता बदलने से तो काम नहीं चलता, अंग्रेजों को भारतीयों का भरोसा भी जीतना था। तो इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक ऐलान किया, जिसे ऐसे पेश किया गया मानो एक नई अच्छे दौर की शुरुआत हो रही हो। और वादे देखिए कितने बड़े बड़े थे। कहा गया कि अब किसी राजा का राज नहीं छीना जाएगा, भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान होगा, सबको बराबरी और न्याय मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उस समय भारत के पढ़े लिखे तबके ने इन वादों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यही था। ये जो बड़े बड़े वादे थे ना, ये असल में एक छलावा थे, एक भ्रम। कागज पर जो लिखा था, जमीन पर उसका ठीक उल्टा होने वाला था। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। देखते हैं कि उन शानदार वादों के पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था। वो कौन सी नीतियां थीं जिनका मकसद भारतीयों को ताकत देना नहीं, बल्कि उन पर अपनी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत करना था। सबसे पहला उदाहरण है सिविल सर्विसेज का। वादा था कि सबको बराबर का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत ये थी कि इसकी परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी, और वो भी अंग्रेजी में। अब सोचिए, उस जमाने में एक आम भारतीय के लिए लंदन जाकर ये परीक्षा देना ये लगभग नामुमकिन था। और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने परीक्षा में बैठने की उम्र लगातार कम करनी शुरू कर दी। पहले 23 साल, फिर 21, और 1876 तक इसे घटाकर सिर्फ 19 साल कर दिया गया। ये साफ साफ भारतीयों को इस सिस्टम से बाहर रखने की एक सोची समझी चाल थी। अब बात करते हैं सेना की, जो 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर यहीं से था। तो उन्होंने क्या किया? सेना का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। भारतीय सैनिकों की संख्या को यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले काफी कम कर दिया गया। सेना में फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत ही बारीकी से लागू किया गया। जाति और इलाके के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बना दिए गए। सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। मकसद था कि सैनिक आपस में एक दूसरे को भारतीय समझने से पहले सिख, मराठा या गोरखा समझें। तोपखाने जैसे सबसे जरूरी हथियार पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में रखे गए। ये पक्का किया गया कि भारतीय सैनिक फिर कभी एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े न हो सके। प्रशासन और सेना के बाद अब जरा अर्थव्यवस्था को देखते हैं। यहाँ भी सारी नीतियां ऐसी बनाई गईं जिससे भारत के संसाधनों को निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जा सके। अंग्रेजों ने एक फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार की पॉलिसी लागू की। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब था कि ब्रिटेन से आने वाले सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नतीजा,
भारत का बाजार ब्रिटेन में बनी सस्ती चीजों से भर गया और हमारे अपने उद्योग, कपड़ा, लोहा, जहाज, सब एक एक करके तबाह हो गए। और सबसे बड़ी बात, भारत में प्रशासन और सेना पर जो भी खर्च होता था वो तो भारतीय टैक्स पेयर्स देते ही थे, लेकिन लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनका पूरा दफ्तर था, उसका भी सारा खर्चा भारत के ही खजाने से जाता था। मतलब भारत अपनी ही गुलामी का खर्चा खुद उठा रहा था। तो कुल मिलाकर 1857 के बाद हर ब्रिटिश नीति के पीछे बस यही एक मंत्र था, फूट डालो और राज करो। चाहे वो सेना हो, प्रशासन हो या समाज, हर जगह भारतीयों को बांटने की कोशिश की गई। इस नीति का एक बड़ा उदाहरण था रियासतों का सिस्टम। अंग्रेजों ने लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतों को बनाए रखा, उन्हें आपस में उलझाए रखा, ताकि भारत कभी भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत के तौर पर एक साथ खड़ा ही न हो पाए। तो संक्षेप में कहें तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, कंट्रोल। एक ऐसा कंट्रोल जिससे भारत की सारी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति सिर्फ एक जगह यानी लंदन की तरफ बहती रहे। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जिन नीतियों को ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए बनाया गया था, क्या उन्हीं नीतियों ने अनजाने में उस आग को हवा दे दी जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं? क्या अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश में ही अंग्रेजों ने उसके अंत की कहानी लिख दी थी? इस पर सोचिएगा जरूर।